नीता नगरी इज स्पॉन्सर्ड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। नेता नगरी के मुद्दा क्या है इस श्रृंखला में? दूसरा मुद्दा बिहार। चुनाव हो गए, परिणाम आ गए, लेकिन सियासी उठापटक और सुर्खियों में अपनी हिस्सेदारी बिहार बरकरार रखे है। तो जैसा आपको शुरुआत में बताया था, बिहार पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर और बिहार पर एक बेहद ज़रूरी किताब जो ब्लूम्सबरी से छपी है, बिहार रूल्ड मिसरूल्ड के राइटर संतोष सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी के इस नए संस्करण में। और नए संस्करण में मेरे साथ नए को होस्ट हैं, तो मैं चाहता हूं कि बिहार के मसलों पर पहला सवाल वही पूछें। ओवर टू यू निखिल। सर, पहला सवाल हम यही जानना चाहते हैं, क्योंकि जैसा सौरभ बता रहे थे कि जब से नतीजे आए हैं तब से नेता नगरी लोगों के पास नहीं पहुंचा है। हमने जो तेजस्वी के स्टेटमेंट्स देखे लगातार, जब से वो जिस दिन नतीजा आ रहा था उस दिन मनोज झा बात करना शुरू करते हैं, अगले दिन से तेजस्वी के स्टेटमेंट्स आने लगते हैं। इस आरजेडी अ बैड लूजर, अच्छा करने के बावजूद, इतना मोमेंटम गेन करने के बावजूद। शिवानंद तिवारी के भी जिस तरह से स्टेटमेंट आए अपने अलायंस पार्टनर के बारे में, थोड़ा सा लगता है इसमें आंशिक सत्यता है। आप जो कह रहे हैं कि वेदर आरजेडी ये बैड लूजर, अब ऑलमोस्ट देखिए 15 इयर्स पावर से बाहर रहे और स्निफिंग डिस्टेंस ऑफ पावर थे। अब और 110 और 122 में बहुत 12 सीट का अंतर है। उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि 4 सीट वीआईपी का, 4 सीट मांझी का, 5 सीट एआईएम आईएम का मिलाकर के वो नंबर इनके पास है। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीजें कहीं ना कहीं चल रही है कि ये ऐसा हो जाए तो अभी भी हमको पावर मिल सकता है। और प्लस उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायतें की है और जो कोर्ट में जाने की वो बात करते हैं कि बहुत कम मार्जिन से हम हारे हैं, वो सारी बातें भी वो भी सच है। 12 वोट से, 200 वोट से, 300 वोट से, आप देखिए ना, मात्र 12,270 वोट का अंतर है दोनों कैंप के बीच में। तो इट कुड हैव बीन एनीबॉडीज गेम। तो ऐसी स्थिति में तो लाजमी है, लेकिन उनको थोड़ा ग्रेसफुली बिहेव करना चाहिए। जी। मैं आज ही मनोज झा जो मेन प्रवक्ता हैं आरजेडी के, उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था नवभारत टाइम्स अखबार में, नरेंद्र नाथ ने लिया। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, हमने एजेंडा तो सेट कर दिया है बिहार का कि अब बात दवाई पर होगी, बात कमाई पर होगी, है ना, इन सब चीज़ों पर। और तेजस्वी यादव के बारे में जब क्रिटिक लिखे जा रहे तो यही कहा गया था कि जितना वो चुनाव के वक्त एक्टिव रहे, यदि 4-5 साल उतना ग्राउंड पर एक्टिव रहते तो शायद नतीजे उनके पक्ष में होते। डू यू थिंक एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर, एज अ कमेंटेटर, कि इट्स अ वेकअप कॉल फॉर तेजस्वी एज वेल कि पूरा 5 ईयर प्रोग्राम होता है, आपको लगातार जमीन पर दिखना होगा, सिर्फ ट्विटर या बाइट के सहारे पॉलिटिक्स नहीं चलती है? अब जब 110 का फिगर आ गया और आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, तो तेजस्वी को मोमेंटम को बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि जो मुद्दा उन्होंने उठाए हैं तो वो तो अब हो गया, वो गुगली आपकी निकल गई है। अब तो आपको कुछ नया चीज सोचना पड़ेगा, और या फिर इसी चीज को सस्टेन करना पड़ेगा फुल 5 इयर्स। आप 19 लाख जॉब्स की बात कर रहे हैं या 10 लाख जॉब की बात कर रहे हैं। जो नैरेटिव आपने चेंज किया, जो इलेक्शन की जो नैरेटिव होते थे, आपने ऑफ कोर्स आपने चेंज किया, लेकिन उसको दबाव बनाए रखना बीजेपी पर, एनडीए कैंप पर, ये आपको रहेगा। बीच बीच में आप अज्ञातवास में चले जाते हैं, आप सीन से हट जाते हैं। अभी मान लीजिए कि विधानसभा का सत्र अभी है, और फिर आप फील्ड में आप नहीं जाएंगे तो पब्लिक मेमोरी तो शॉर्ट होती है, फिर वो भूल जाएगी। और आपने जो कुछ बोला है उसमें ये लोग वो करना शुरू कर देंगे। उन्होंने अभी फिर से जोड़ना शुरू कर दिया, 1 लाख 1.5 लाख नौकरियों की लिस्ट उन्होंने निकाल लिए हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए उसका पार्शियली भी कर दिया, तब तो फिर आप क्या करेंगे? तब आपकी काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? तो यू हैव टू टेक टू द फील्ड, यू हैव टू टेक टू द डस्ट एंड ग्राइंड ऑफ बिहार ऑल ओवर अगेन।
संतोष जी, अब जो हारे हैं वहां से जीते जो हैं उन पर आ जाते हैं। नीतीश कुमार सीएम बन के वापस अपने दफ्तर लौट गए हैं, लेकिन ये बात बहुत दोहरा दी गई है अब तक कि वो घिस गई है लगभग कि ये वो नीतीश कुमार नहीं है जो नीतीश कुमार होते थे। और ये भी बात आई कि वो नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनको एक तरह से फेस बनाया गया। ये हम समझना चाहते हैं कि पॉलिटिकल सर्कल्स में ये चर्चा थी कि अब नीतीश कुमार अगर आते हैं अपने दफ्तर में तो उन्हें अनकंफर्टेबल रखा जाएगा ऑन पर्पस। क्या ये चीज शुरू हो गई है या अभी थोड़ा वक्त है उनके पास? हाँ, इसी में मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है निखिल, कि जो कहा गया कि वो नहीं बनना चाहते हैं या उनका वो एक टैक्ट था कि हम पहले कहेंगे हम नहीं, आप कहिए नहीं आप ही बनिए। हाँ, वो शादी में होता है ना कि मनाइए तब मैं आऊंगा। रूठे हुए फूफा वाला मामला है कि अरे नहीं फूफा, आप जब तक नहीं खाएंगे तब तक पंगत शुरू नहीं होगी। मेरा सवाल यही निखिल से मिलता जुलता है सौरभ, ये कि सवाल मेरा ये है कि पावर इक्वेशन पटना में किस तरह से बदली हुई नजर आ रही है, अगर नजर आ रही है तो? देखिए, अभी जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी इनको परेशान नहीं करेगी। मैं शुरू से बहुत केयरफुली वॉच कर रहा था, पोर्टफोलियो एलोकेशन देख रहा था। मैं ये देख रहा था कि कार्मिक में, गृह विभाग में या फिर एजुकेशन, जितने भी की डिपार्टमेंट्स इनके थे, इनमें से वो कुछ कंसीड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इन्होंने कोई भी इंपॉर्टेंट विभाग जो है कंसीड बीजेपी को नहीं किया है जो इनके पास था। और जो मुख्यमंत्री के पास हुआ करते थे, कैबिनेट सचिवालय, कार्मिक, गृह, विजिलेंस, वो सब यथावत उन्हीं के पास है। एजुकेशन की बात चल रही थी कि हो सकता है बीजेपी मांगे, नहीं मांगा, और मांगा भी होगा तो नहीं दिया। छोटे छोटे उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट, जो ऐसे जो विभाग, लघु जल संसाधन, इस टाइप के छोटे छोटे विभाग, इनकंसिक्वेंशियल डिपार्टमेंट इनको दिए हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी भी, मुझे नहीं लगता है कि अभी जब तक 2 और राज्यों की चुनाव होंगे, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, एक आख राज्य और होगा, इन सारे राज्यों के चुनाव होंगे उसके बाद। और क्योंकि उलट के अगर आप देखेंगे तो इनको, बीजेपी को क्या मिलेगा इनको नाराज करके? अभी कुछ नहीं मिलेगा। सत्ता मिली है, दूसरे कैंप के लोग तैयार बैठे हुए हैं, थोड़ी सी इधर उधर होगा। नीतीश कुमार को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर ये डिसाइड कर लें कल को कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं रहना है, तो आपका तो नुकसान ही नुकसान है। वो कैंप, वो कहे सोशलिस्ट को सारे गैदर करके चले जाएंगे, तेजस्वी को बना देंगे मुख्यमंत्री, फिर वही कहेंगे कि भाई ये सोशलिज्म की बात है। गिरिराज सिंह ने शुरू कर ही दिया है लफ्ज यार क्या क्या बोलना, तो एक मुद्दा मिल जाएगा कि ट्रिपल सी में दूसरे वाले सी पे शिफ्ट कर जाएंगे, करप्शन से कम्युनलिज्म की तरफ चले जाएंगे कि भाई नहीं ये नहीं चलेगा, कम्युनलिज्म हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें अभी अनफोल्ड होती हुई नहीं लग रही है, इनको भी परेशान नहीं किया जाएगा। और बीजेपी इनको गवर्नेंस, डे टू डे गवर्नेंस में कोई परेशान नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता है कि साल भर तक तो आई डोंट थिंक कि एनीथिंग वुड हैपन। अच्छा, बाकी लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी संतोष जी कि मैं आपकी इस व्याख्या से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि अभी 1 आध साल तक नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से स्पीकर को लेकर पार्टी ने, शुरू में मेरी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से बात हुई, उन्होंने भी कहा हाँ चर्चा चल रही है, स्पीकर को लेकर देवर क्लियर राइट फ्रॉम डे वन कि स्पीकर, क्योंकि अंततः अगर कभी भविष्य में चीजें बिगड़ती हैं तो वो विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर ही किसकी सदस्यता रहे, किसकी ना रहे, किस गुट को मान्यता मिले ना मिले। और उसमें विजय कुमार सिन्हा को, जो लखीसराय से विधायक हैं, लाया गया, फिर जय श्री राम के नारे लगे तो उसको भी बहुत उससे पढ़ लिया गया। या मेवालाल चौधरी वाला प्रकरण आया तो बीजेपी ने बयान दिया कि नहीं नीतीश को कहा गया है। तो एक तरफ जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाएगा, लेकिन बीच बीच में ये जताया भी जाएगा कि हम 70+ हैं और तुम 45- हो। ठीक है, पहले मैं मेवालाल वाली बात बोलता हूँ। मेवालाल में इन्होंने इस चीज को बहुत छुपा लिया, बहुत करीने से छुपाया कि बीजेपी का कोई दबाव था। मेरे कहने का है कि रात में आपकी मुलाकात होती है और सुबह सुबह एक मैसेज आता है कि नहीं वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, और 12 बजे, 12:30 बजे वो पदभार ग्रहण करते हैं और दो घंटे के अंदर में इस्तीफा देते हैं। तो ऐसा उन 2 घंटों में क्या हुआ? उन 2 घंटों में यही हुआ कि बीजेपी से ऊपर से संदेश आया कि नहीं, ये करप्शन वाला इशू नहीं चलेगा, तो बेकार का एम्बैरेसमेंट होता है। अगर आप जातीय कम्युनिकेशन को मेंटेन करना चाहते हैं तो उस जाति के और भी लोग होंगे वहां, और भी योग्य लोग हैं, उनको आप ला सकते हैं बराबर से। तो ये तो हुई मेवालाल की बात। तो उनको जाना पड़ा। तो एक परसेप्शन की बात होगी, वो चार्जशीट वाला एंगल इसमें काम नहीं चला कि नहीं वो चार्जशीटेड नहीं हुआ। यहाँ परसेप्शन की बात थी, करप्शन के, ये करप्शन के बारे में बोलते हैं, क्योंकि जब ये तेजस्वी को छोड़ के आए थे तो तेजस्वी भी तो चार्जशीटेड नहीं थे ना। तब तो ईडी का एक नोटिस आया था।
जब इन्होंने सरकार गिराई थी। तो क्या बोलते हैं, ये वही हैं जिन्होंने जीतन राम मांझी जब SC/ST मिनिस्टर थे उनको हटाया था, रामानंद बिल्कुल तिवारी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था मंत्री थे, कि उनको हटाया था। शपथ ली और अगले दिन इस्तीफा हो गया था। ठीक कह रहे हैं। हाँ, रमादार सिंह को हटाया था। तो ये प्रेसिडेंस तो इन्होंने बना के रखा था। आपका दूसरा सवाल था विजय सिन्हा के बारे में। ऑफ कोर्स ये पहली बार हुआ है 15 सालों में कि बीजेपी का अपना स्पीकर हुआ है। इस मामले में बीजेपी एकदम कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं थी कि आपको जो मिनिस्ट्री लेनी है लीजिए, लेकिन स्पीकर तो हमारा होगा। क्योंकि हमेशा से नीतीश कुमार जब दूसरे कैंप में भी गए तो इन्होंने इंश्योर किया लालू जी के साथ में, जबकि इनको 71 आया था, लालू जी को 80 आया था, कि स्पीकर हमारा हो। लालू जी नहीं चाहते थे स्पीकर देने के लिए, वो उनको कहीं ना कहीं कुछ लग रहा था, लेकिन ये अडिग थे कि नहीं, लेकिन उनको फिर से उनको एक सत्ता वापस आ रही थी तो उन्होंने उसमें जोर नहीं दिया। लेकिन बीजेपी तो इनकी सहयोगी है, इनके सारे गेम को अब जानती है, तो अब ये चाहते हैं कि नहीं स्पीकर तो हमारा होगा। तो उस सेंस में आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने असर्ट किया है और स्कोर भी किया है उस मामले में। सर अभी स्पीकर की ही बात चल रही थी, हम स्पीकर चुनाव से जुड़ी एक घटना के बारे में आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। दिल्ली में उसकी वेरासिटी लोगों ने एस्टैब्लिश करने में थोड़ा वक्त लगा दिया। एक ऑडियो क्लिप हमने सुनी, सुशील कुमार मोदी ने उसको ट्विटर पे भी डाला, कि जिसमें कथित रूप से लालू प्रसाद यादव, ललन पासवान हैं विधायक, उनसे वो बात कर रहे थे। आपके पास क्या जानकारी है? आप थोड़े और करीब से वहां देख रहे होंगे चीजों को। क्या इस तरह की चीज कोई हुई थी, और अगर हुई थी तो इसका एक्सटेंट क्या था? क्या ललन पासवान वो अकेले व्यक्ति थे जिनके पास वो कॉल गया था? क्योंकि संतोष जी इसमें एक जो बात आ रही है, बिहार चुनाव के दौरान हमने अपने शो में भी जिक्र किया था, मेरी उपेंद्र कुशवाहा से बात हो रही थी, तो वो इसी सवाल के इर्द गिर्द जब बात पहुंची कि भाई आरजेडी के साथ मामला कहां बिगड़ा, तो उन्होंने कहा कि देखिए लालू जी से हमारी फोन पे बात होती रहती थी, अब ये मत पूछिएगा कि जेल में कैसे होती थी, इस सवाल का जवाब तो लालू जी दे पाएंगे, लेकिन लालू जी से बात होती रहती थी। तो एक नेता जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा रहा है वो भी ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि लालू यादव जेल से फोन पर बात करते थे, तो वो तो एक बड़ा ओपन सीक्रेट सा था। लेकिन विधायकों को प्रलोभन देने का जो इल्जाम है उसके किस तरह के पॉलिटिकल रिपल्स नजर आ रहे हैं पाटलिपुत्रा में? देखिए, जैसा आपने सच कहा कि बातचीत होती रहती थी, हम लोग एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट, क्योंकि हमारे पास वो एविडेंस नहीं है, वो भी कहेगी कि जांच का विषय है, जांच करेंगे, लेकिन ये सबको पता है, ऑफ द रिकॉर्ड के रूप में बातचीत होती है जी। हम जब बातचीत करते हैं आरजेडी के नेताओं से ही कि क्या सहयोग, उनका सलाह ली जाती थी टिकट के सिलेक्शन में, क्या कैंडिडेट कौन सा कैंडिडेट डिसाइड होगा, क्या पार्टी की रणनीति होगी, तो वो पता है कि उनके नाम से नंबर नहीं है, वो एस्टेब्लिश होगा भी नहीं कि उनके नाम से कोई नंबर है भी नहीं वास्तव में, लेकिन उनको 2 सेवादार दिए गए हैं। उन 2 सेवादारों के अलावा और बीच में एक को कोविड हो गया, तो रिप्लेस करके एक तीसरा जिसका नाम आ रहा है इरफान अंसारी, जो कि आरजेडी के सचिव हैं झारखंड में, उनका नाम आया और ये कहा गया कि उनके नाम से बातचीत होती थी। और अब ये इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कि उन्होंने बात किया नहीं किया, लेकिन आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि लालू जी 24 आवर पॉलिटिशियन है, वो ऐसा नहीं हो सकता है पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। अगर सिर्फ नॉट जस्ट ललन पासवान, जीतन राम मांझी ने भी कहा कल कि हमको भी फोन आया था इनडायरेक्ट रूप से, हमारे विधायकों को फोन किया गया, हमने कॉल नहीं लिया। यही बात मुकेश सहनी ने की और इस चीज का खंडन तेजस्वी जी ने नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि अपना कंसेंस की आवाज सुने, उसके बाद अपना निर्णय लें कि किसके पास आना है, डिसाइड करना है। तो ये डेस्परेशन तो है कि हाउ टू गेट बैक टू पावर, और उनको लग रहा है कि ये चीजें हो सकती है। और 2 जो वनरेबल सेक्शन है वो वीआईपी और हम है, लेकिन इन लोगों को लग गया है कि नहीं, आपने अभी तुरंत हमको इंसल्ट किया है। वीआईपी ने खास करके कहा है, यू रिमेम्बर दैट, आप यही थे कि किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलते हैं, मांझी सबसे पहले निकलते हैं जी। तो वो उनको ट्रस्ट डेफिसिट है उस कैंप में, और वो अभी उस तरफ नहीं जाएंगे। उनको बहुत बड़ी मिनिस्ट्री यहाँ नहीं मिली है, लेकिन वो यही रहेंगे क्योंकि यहाँ अभी इनको कंफर्ट लेवल है। आखिरी सवाल मेरा संतोष जी ये है कि हम लोग लगातार भाजपा के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बन के फाइनली उभरी है अपने दम पर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में कहें तो, लेकिन जिन नेताओं के अभ्यस्त थे लोग, चाहे वो प्रेम कुमार हों, चाहे वो नंदकिशोर यादव हों, या फिर जो सबसे ऊपर सुशील मोदी हैं,
उस पाथ को किनारे कर दिया गया है अलग अलग तर्कों के तहत। हो सकता है कि इनमें से एक आध नाम को आगे कैबिनेट एक्सपेंशन में अकोमोडेट किया जाए, पर फॉर नाउ द मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। नया मैंडेट है, नए किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम है, नए नामों के साथ आगे बढ़ा जाएगा। आपको लगता है कि ये जो पुराने नाम हैं इनको कहीं और एकोमोडेट किया जाएगा? बड़ी चर्चा चली कि सुशील मोदी को राज्यसभा के रास्ते लाया जाएगा। वो खबरें भी आई कि खुद अरुण जेटली कहा करते थे कि भाई जीएसटी के बारे में जैसी सुशील मोदी जी की जानकारी है किसी की नहीं है, फाइनेंस का पोर्टफोलियो रहा है, और सेंटर के लेवल पे बराबर ये बात भी कही जाती है कि टैलेंट पूल की बड़ी कमी है। सो इज दैट अ पॉसिबिलिटी? क्वाइट ए पॉसिबिलिटी, खास करके सुशील मोदी के बारे में। जैसा हम सब जानते हैं, आपने भी लंबा उनका इंटरव्यू किया है, उनका जो फाइनेंस का नॉलेज है, उनकी जीएसटी पर जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं लगता है किसी केंद्रीय नेता से उसमें कम है। लेकिन वो उनका बीजेपी का प्लान बी है। प्लान ए ये था बीजेपी का कि वो जो जनरेशन सुशील मोदी का जनरेशन था, उस जनरेशन से निजात पाना था। आप देखिए कि 96 में लीडर ऑफ अपोजिशन सुशील मोदी बनते हैं, अभी 2020 चल रहा है, 24 साल हो गए। तो उसी जनरेशन के तीनों हैं। प्रेम कुमार भी हैं, 7वीं बार विधायक बने हैं, और 7वीं बार प्रेम किशोर यादव भी बने हैं। तो ये तीनों जनरेशन को उससे पार्टी को निकालना था, एक संदेश भी देना था कि अब हम चेंज वाले मोड में जा रहे हैं। वो शुरुआत हो गई है, लेकिन चेंज करके उन्होंने कोई ऐसा नाम नहीं बढ़ाया जो एक्सपेक्टेड नाम था, वो नाम नहीं बढ़ाया। कहीं से एक ला करके एक जाति समीकरण के हिसाब से तारकिशोर प्रसाद को दिया, जो कि कहा जाता है कि सुशील मोदी के चॉइस हैं। रेणु देवी जो एबीसी की नोनिया कम्युनिटी आती है, उनको लाके वो एक मैसेज तो दिया, लेकिन एक लीडर प्रेजेंट नहीं किया है कि वो कुड बी पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, वो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। लेकिन वो स्टार्ट कर दिया है, और इन लोगों को समय के क्रम में इन तीनों नेताओं को कहीं न कहीं पार्टी जरूर एकोमोडेट करेगी। बड़ी पार्टी है, लेकिन यहाँ एक मैसेज क्लियर हो गया कि पार्टी ने अपना मिशन शुरू कर दिया है। और अब जो क्या होगा ना कि अब सैफरन वर्सेस सोशलिस्ट हो जाएगा। अब बीजेपी, अब एक ही तो अंतर है ना, 75 आरजेडी को है, इनको 74 है, ऑलमोस्ट बराबर इक्वल फुटिंग पर है। और 5 साल में जेडीयू की पॉलिटिक्स क्या होती है, लेकिन मुझे लगता है कि 2025 इट्स सैफरन वर्सेस सोशलिस्ट। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ योर अपकमिंग टाइटल जेपी टू बीजेपी। बहुत बहुत शुभकामनाएं उस किताब के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी वो किताब आए और किताब वाला में विस्तार से बात हो। संतोष जी, आप इस पूरी बातचीत में जुड़े, नेता नगरी में जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सौरभ, संतोष जी जैसे बता रहे थे कि फॉर नाउ नीतीश रहेंगे और अभी उन्हें नहीं उतना छेड़ा जाएगा। मैं बहुत दूर की कौड़ी समझना चाहता हूं कि इस तरह की बातें हमने रिजल्ट के बाद देखी थी कि क्या आपके पास में मॉरल राइट है, ठीक है, और इस चीज़ को धीरे धीरे हवा दी भी जाएगी आने वाले समय में। क्या होगा नीतीश के लिए एक ग्रेसफुल एग्जिट? एक तो जो आपने शुरुआत में कहा ना कि मॉरल राइट वाली बात, दीवार को दरकाने के लिए आपको समय रहते पीपल का बीच छोड़ना होता है। तो आप वो रिजेंटमेंट की बात कहीं ना कहीं डिस्कोर्स में बनी रहे। जैसे आपने जिक्र किया कि भाई बीजेपी ने तो एक ये बात भी कही थी, तो वो बात महफिल से बर्खास्त ना हो, किसी ना किसी तौर पे उसका जिक्र आता रहे, ताकि जब कभी उसको बड़ा करना हो तो उसके लिए पर्याप्त वजहें मौजूद रहें। जैसा संतोष जी ने भी कहा, देखिए अभी इनके बंगाल में चुनाव है, बंगाल बिहार से लगा हुआ राज्य है, तो वहाँ पर आपको एक मैसेज देना है। आप कई नए अलायंस बनाना चाहते हैं तमिलनाडु में, इसीलिए अमित शाह जाकर ये स्टेटमेंट देकर आए कि हमारा AIADMK के साथ गठबंधन इंटैक्ट है। और बीजेपी की एक ये इमेज बनती जा रही थी जिससे कोई भी नया दल डरा हुआ महसूस करता है। चाहे यहाँ पे आप राजभर को देखिए, उनकी पार्टी थी, यहाँ पे स्वदेश समाज पार्टी, तो वो अलग हो गए। अकाली दल की तो चलिए अपनी पॉलिटिकल वजह थी, पर ये एक बन रहा था। और दूसरा महाराष्ट्र मॉडल इनके सामने था कि भले ही ये चुनाव में ना जीत पाए, लेकिन विपक्षी बहुत तेजी से गठबंधन कर ले गए। यहाँ से अहमद पटेल गए, वहाँ से शरद पवार आए और एक अलायंस तैयार हो गया। और अब तो उद्धव ठाकरे खुल के क्या भी रहे हैं कि इतना भी मुझे ना परेशान किया जाए कि मैं पीछे ही पड़ जाऊँ टाइप की बात। तो महाराष्ट्र का था, और इसीलिए संजय राउत जो बात चुहल में कहते हैं कि उनको नीतीश जी को कि हमें थैंक यू लेटर देना चाहिए। तो बीजेपी जो एक कदम अभी टैक्टिकली पीछे हटी है कि नहीं, हम अलायंस के तौर पर भी पावर कैप्चर किए रहें, ये बड़ा ज़रूरी है। तो अभी 1-1.5 साल तक नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन आई वॉन्ट टू से इट ऑन रिकॉर्ड, आई सीरियसली डाउट कि नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री के तौर पर 5 बरस पूरे करेंगे। कहाँ जाएंगे जी, तो अब उसमें आता है कि कहाँ जाएंगे। एक विकल्प ये है नीतीश कुमार के पास कि वो केंद्र में आ जाएं,
कुछ एक बरस काबीना मंत्री रहे। दूसरा विकल्प है कि वेंकैया नायडू का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, उनका कार्यकाल 5 साल का पूरा होगा। उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो एक जगह है जहां पर नीतीश कुमार को उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए एकोमोडेट किया जा सकता है। जॉर्ज फर्नांडिस उस जो सर्वशक्तिशाली जो कैबिनेट कमेटी उसका हिस्सा हुआ करते थे बतौर रक्षा मंत्री, और चूंकि इनके पास भी ठीक ठाक विधायक हैं, 17 है ना, 18, 17 और 6 ये कॉम्बिनेशन है बिहार से, तो आप एक सीनियर मिनिस्टर के तौर पर ला सकते हैं। तो ये 2-3 विकल्प हैं, क्योंकि नीतीश यदि सत्ता तंत्र से बाहर रहेंगे, भले ही वो कहेंगे नहीं हम बीजेपी को सपोर्ट करते रहेंगे, तो वो बीजेपी, हाँ, तो वो बिकॉज ही इज अ पॉलिटिशियन एट द एंड ऑफ द डे। और दूसरी चीज जो मुझे ये बहुत दूर की कौड़ी लगती है कि नीतीश वापस तेजस्वी के साथ जाएंगे, क्योंकि वो दैट विल किल हिज पॉलिटिकल करेंसी फॉर वंस एंड ऑल। और वो फॉल फ्रॉम ग्रेस की तरह दिखेगा। जो तेजस्वी बहुत यंग है, मेरी उम्र से भी, मतलब अगर उनके रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो कम। हाँ, तो और जो बात कही जाती है ना कि जो बात एक बार हुई वो जरूरी नहीं कि दोबारा हो, हाँ, लेकिन जो बात दोबारा हुई वो तीसरी बार भी हो सकती है, तो वो बात भी है। सो आई विल कीप इट ओपन एंडेड। ठीक ठीक।